नमस्कार दोस्तों, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को इतिहास के एक अन्य टॉपिक 1857 के विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले उसकी क्या रूपरेखा, किस प्रक्रिया के तहत हम उसका अध्ययन करेंगे कि क्या किन-किन बिंदुओं पर अध्ययन करें, उसकी हम रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद उन बिंदुओं को हम विस्तार से बताने का हम प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था? किसी ने सैनिक विद्रोह कहा, ज्यादातर यूरोपियन इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह मात्र कहा। उनमें कुछ भारतीय इतिहासकार भी सम्मिलित थे, जैसे दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खान। इन लोगों ने इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी। इसी प्रकार किसी लोगों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, जैसे बीडी सावरकर आदि लोगों ने। और कुछ लोगों ने इसे बर्बरता, टी.आर. होम्स जैसे इतिहासकारों, जो अंग्रेजी इतिहासकार थे, बर्बरता का सभ्यता के विरुद्ध इतिहासकार, इन सब बिंदुओं को हम इसके स्वरूप के बारे में अध्ययन करने पर हम इसको स्वरूप में हम देखेंगे। उसके बाद हम इसके कारणों की हम पड़ताल करेंगे कि किन किन कारणों से आखिर में विद्रोह हुआ। एकाएक ऐसे किसी चर्बी वाले कारतूस के कारण पूरे किसी साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह नहीं होता है। उसके लिए वर्षों से जो आक्रोश लोगों के मन में धीरे 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 बढ़ रहा था, उनके क्या क्या कारण थे, उन परिस्थितियों का हम अध्ययन करेंगे। क्या राजनीतिक कारण थे, किन किन कारणों से लोगों के मन में आक्रोश था। आर्थिक कारण, एक पूंजीवादी देश जिसका मात्र उद्देश्य था व्यापार करना और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, जब उसके हाथ में सत्ता लगती है तो सत्ता और व्यापार दोनों मिलकर के उस किस प्रकार भारतीयों का शोषण करता है, जिससे भारतीयों के मन में आक्रोश पैदा होता है। इसका अध्ययन हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हम करेंगे। सामाजिक एवं धार्मिक परिप्रेक्ष्य, क्या अंग्रेजों ने सामाजिक स्थितियों में क्या क्या परिवर्तन करने का प्रयास किया, किन किन सामाजिक सुधारों को लागू करने के प्रयास किया। किसी भी इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें तत्कालीन परिस्थितियों की अध्ययन करना होता है। तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके हम उसको अध्ययन करें। आज की वर्तमान परिस्थितियों से हम सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों को उनके समझेंगे तो हमें लगेगा कि उन्होंने सही किया, लेकिन हम उनके तत्कालीन परिस्थितियों, उनके उद्देश्यों और सारी चीजों को हम ध्यान में रख करके इसका अध्ययन करेंगे। फिर सैनिक कारण, क्या कारण था आखिर में एक सैनिक कंपनी बहादुर की इज्जत की नौकरी को छोड़ करके विद्रोह के लिए विद्रोह किया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तात्कालिक कारण पे हम अध्ययन करेंगे, कैसे चर्बी लगे कारतूस के कारण विद्रोह भड़क उठा, चिंगारी जो वर्षों से थी उसके बाद उसको भड़क उठा। इसके बाद हम विद्रोह के प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्रोह का प्रसार क्या अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में था या कहीं किन किन क्षेत्रों में ये पड़ा, और उन क्षेत्रों कौन कौन सा क्षेत्र अधूरा रह गया, इन क्षेत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और असफलता के कारण, क्या इनकी मुख्य कमियां रही जिसके कारण ये हमारा 1857 का विद्रोह असफल हो गया, इस पे हम अध्ययन करेंगे। और 1857 के विद्रोह के परिणाम के बारे में, क्या हुआ, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। अंत में हम कुछ प्रश्नों को लेंगे जो विगत कई परीक्षाओं में आए होंगे और आने की संभावना भी है। उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तब हम सर्वप्रथम इस विद्रोह के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत सारे अंग्रेज इतिहासकारों ने और कुछ भारतीयों ने इसे एकमात्र सैनिक विद्रोह कहा, जिनमें सर जॉन लॉरेंस, सीले के मॉल्सन, ट्रेवलियन, टी.आर. होम्स जैसे ब्रिटिश इतिहासकार थे जो अंग्रेजों के पक्षधर थे, ने इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी और इसमें जन भागीदारी को नकार दिया। इन्होंने कहा कि इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं थी। उसी में दुर्गादास बंदोपाध्याय जो उस समय बरेली में थे, और सर सैयद अहमद खां जो उस समय बिजनौर के सदर अमीन के पद पे था, इन्होंने भी इसे केवल एकमात्र सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी। और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य
बेंजामिन डिज़रायली हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए कंजर्वेटिव दल के सदस्य थे, रूढ़वादी दल के सदस्य थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। अशोक मेहता ने भी इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। अब LER रीच ने इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा। सभी ईसाई एक तरफ थे, सभी ईसाई एक तरफ थे, लेकिन सारे भारतीय एक तरफ नहीं थे। भारतीयों की ही मदद से इन्होंने पुनः उस विद्रोह पे काबू पाया। तो इस तरह से किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। सारे ईसाई एक तरफ थे, लेकिन सारे भारतीय एक तरफ नहीं थे। भारतीयों के ही मदद से इन्होंने पुनः इस विद्रोह को दबाया। तो ये भी कथन को हम सही नहीं मान सकते। इसी प्रकार बर्बरता एवं सभ्यता के बीच, TR होम्स ने इसे क्या कहा, बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध। बर्बरता, अगर भारतीयों ने जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में यूरोपीय स्त्रियों और बच्चों की हत्या की, तो इससे भी बर्बरतापूर्ण कार्य अंग्रेजों ने किया। उन्होंने, जैसे हडसन ने दिल्ली में अंधाधुंध गोली चलाई, नील ने अपने आप को इस बात पे गर्व महसूस करता था कि उसने अनेक भारतीयों को बिना मुकदमे के फांसी पे लटका दिया। इलाहाबाद की लगभग सभी वृक्षों, ऐसा कोई शायद ही कोई वृक्ष बचा हो जिस पे भारतीयों या विद्रोहियों का शव न लटकाया गया हो। बनारस में गलियों में खेलते हुए बच्चों को भी गोली मार दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। और लंदन टाइम्स के संवाददाता रसल्स ने लिखा है कि अभिजात वर्ग के मुसलमानों को सुअर के कच्चे खाल में ही उनको सिल दिया जाता था और उन्हें जबरन सुअर का मांस खिलाया जाता था। ये कोई भी सभ्य समाज इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये किसी भी सभ्य समाज का एक कार्य नहीं हो सकता। इस कारण से अपने आप को सभ्य कहने वाले समाज ने ऐसी बर्बरतापूर्ण कार्य किया, तो ऐसे किसी भी तरह से सभ्य नहीं कहा जा सकता। विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम कहा। जेम्स आउट्रम और W. टेलर्स ने इसे क्या कहा, विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम कहा। BD सावरकर एंड पट्टाभी सीतारामैया वही हैं जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा और 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ इन्होंने लड़ा था, लेकिन पराजित हुए। BD सावरकर और पट्टाभी सीतारामैया ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम का या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। अब आगे RC मजूमदार और यशवंत सेन, ये दोनों भारतीय थे। RC मजूमदार को पहले 1857 के इतिहास को लिखने के लिए भारत सरकार ने नामित किया था, लेकिन सीमित सैन्यबल होने के कारण इन्होंने जो है लिखने से इनकार कर दिया और तब यशवंत सेन ने एक सरकारी पुस्तक लिखी भारतीय इतिहास की। इन दोनों को जितने भी सरकारी दस्तावेज थे और जितने भी दस्तावेज थे उन लोगों को उपलब्ध थे। इन लोगों ने लिखा। RC मजूमदार ने क्या इसे कहा, तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम है, न राष्ट्रीय है, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब कि इससे पहले भी कई बार आंदोलन हो चुके थे छुटपुट लोकल स्तर पे, तो उनका कहना था और प्रथम नहीं है, वो पहले भी आंदोलन कई हो चुके थे। इसी प्रकार यशवंत सेन ने इस आंदोलन को तत्कालिक कहा। मतलब मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की तरह अचानक एवं अल्पकालिक था, यानी क्षणिक आवेश के कारण ये विद्रोह हुआ था। तो 57 के विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तकों के बारे में बताएंगे जो परीक्षाओं में आता है। अब देखिए, यशवंत सेन द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी, 1857। ये सरकारी पुस्तक है, सरकार द्वारा लिखवाया गया पुस्तक का नाम 1857 है, जिसे यशवंत सेन ने लिखा है। कई बार परीक्षाओं में आया है। कौन सा इतिहासकार जो है सरकारी इतिहासकार था जो 1857 के विद्रोह की व्याख्या की।
पुस्तक लिखी थी। आरसी मजूमदार सीमित से अनबन होने के कारण अपनी स्वतंत्र पुस्तक लिखा, उसका नाम था द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। बीडी सावरकर की पुस्तक कई परीक्षाओं में आया हुआ है। द फर्स्ट, सारी पुस्तकें जो आई हुई हैं और कई बार आने की संभावना, उन्हीं पुस्तकों की हम चर्चा करते हैं। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, शशि भूषण चौधरी की पुस्तक है सिविल रिविलियन इन इंडियन कम्युनिटी। अशोक मेहता द ग्रेट रिविलियन नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। अफसर सैयद अहमद खान जो उस समय बिजनौर में सदर अमीन के पद पे थे, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी और भारतीय भाषा में लिखी गई प्रथम पुस्तक उसको कहा गया है असबाब ए बगावत ए हिंद। भारतीय भाषा में विद्रोह की प्रथम पुस्तक है कौन? असबाब ए बगावत ए हिंद। इन्होंने एक अन्य पुस्तक भी लिखी थी एन एसे ऑन द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये भी पुस्तक इन्होंने ही लिखी थी। इस प्रकार हम स्वरूप के बारे में देख चुके हैं। अब हम इसके कारण के बारे में सबसे पहले हम राजनीतिक कारण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 1803 से ही दिल्ली का राजा कौन था? शाह आलम द्वितीय, जो 1759 से 1876 था। 1803 में यह ब्रिटिश संरक्षण में आ गया और ब्रिटिशों का एक पेंशनर के तौर पर आ गया। उसके बाद अकबर द्वितीय का शासन था। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक शासन था। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय कहें या बहादुर शाह जफर कहें, ये कब तक थे? 1837 से लेकर के 1857 नहीं मान सकते। जब विक्टोरिया का घोषणा पत्र जब लागू हुआ उसके बाद से इनको समाप्त किया गया। ठीक, 1858 तक ही। अब देखिए राजनीतिक में क्या क्या परिवर्तन हुआ जिसके कारण लोगों के मन में आक्रोश हुआ और 1857 जैसे बड़ा विद्रोह हुआ। अब देखिए जो राजा था दिल्ली का, वो ब्रिटिश संरक्षण में था और ब्रिटिशों के पेंशन पर निर्वहन करता था। उसके पास बहुत कुछ था नहीं, लेकिन गवर्नर जनरल आकलैंड जो 1836 से 42 से बादशाह को नजर लेने माने जब भी कोई आता था मिलने तो कुछ नजराना पेश करता था तो उसको नजर लेने, खिल्लत इस साल देते थे, उसको खिल्लत कहा जाता था। और दरबार लगाने पे रोक लगा दिया। कौन? जनरल आकलैंड ने क्या किया? नजर लेने, खिल्लत देने और दरबार लगाने पे रोक लगा दिया। और डलहौजी ने क्या किया? सम्राट को लाल किले से हटने के लिए कहा और बादशाह की उपाधि छोड़ देने के लिए कहा और अपने उत्तराधिकारी नामजद करने के अधिकार को भी छोड़ देने को कहा। डलहौजी उससे भी एक कदम आगे और उन्होंने बहादुर शाह को कहा आप किले को छोड़ करके बाहर चले जाएं, बाहर रहें और बादशाह की उपाधि भी छोड़ दें और उत्तराधिकारी भी नामजद करने का अधिकार उनसे ले लिया गया। इन सब अपमानों से, मुगल साम्राज्य के इन सब अपमानों से जनता आहत थी और आक्रोश जनता के मन में था। इसी प्रकार अवध के नवाब वाजिद अली शाह, अख्तर पिया भी इनको कहा जाता था, अख्तर पिया। वाजिद अली शाह को अख्तर पिया की भी उपाधि थी। आउटरम 1854 में यहाँ का रेजिडेंट आउटरम था। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर, किसकी रिपोर्ट के आधार पर? वाजिद अली शाह को आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर आउटरम से रिपोर्ट बनवाया गया, जिससे उसने बिना सर्वे किए रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया और रिपोर्ट में कुशासन का आरोप लगाया। इस कुशासन का आरोप लगा करके अब कई बार परीक्षाओं में आया किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया गया, तो आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया गया। और
यह भी आता है किस राज्य को कुशासन का आरोप लगा करके अधिग्रहण किया गया, तो अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अधिग्रहण किया गया। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को वाजिद अली शाह को अपदस्थ करके कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया तथा अवध को एक चीफ कमिश्नरी का क्षेत्र बना दिया। हेनरी लॉरेंस को पहला चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया, जिससे अवध के नवाब को निर्वासित जीवन के लिए कलकत्ता भेज दिया गया, जिससे अवध की जनता आक्रोशित थी, अपने नवाब को अत्यधिक चाहती थी, इसलिए वो आक्रोशित थी। इसके बाद हम देखते हैं डलहौजी ने अनुचित तरीकों को अपना करके कई राज्यों का अपने राज्य में विलय किया तथा डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स गोद लेने की प्रथा का निषेध करके उन्होंने सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, नागपुर, झांसी, इन सबों को सबसे पहला राज्य किसने, उसने सतारा को किया। उसके बाद जयपुर, संबलपुर, बघाट 50 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। एक कई बार क्वेश्चन आया है, पहला कौन सा राज्य था जिसे डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा का या डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स का निषेध करके अपनाया, तो सतारा पहला राज्य था। कई बार क्रम भी आया है, कौन से राज्यों का क्रम किस प्रकार से उसने अधिग्रहित किया था, तो सतारा 1848, सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। झांसी 53 में उन्होंने अधिग्रहण किया था और नागपुर। अब देखिए दूसरे, अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय, अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक को नाना साहब का एक नाम का धोंधु पंत नाम था उनका ओरिजिनल में, की पेंशन बंद कर दी और उन्हें पूना से बिठूर कानपुर में निर्वासित कर दिया गया। नाना साहब ने अपने सलाहकार अजीमुल्ला खां को पेंशन की पैरवी के लिए इंग्लैंड भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब देखिए, अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को 8 लाख की वार्षिक पेंशन देते थे। जब उनकी मृत्यु 53 में हो गई तो नाना साहब ने उस पेंशन की मांग की, तो अंग्रेजों ने कहा कि ये पेंशन पेशवा को नहीं दे करके बाजीराव द्वितीय को व्यक्तिगत तौर पे दिया जाता था, न कि पेशवा पद को दिया जाता था। इस कारण से उन्होंने इसको पेंशन देने से इनकार कर दिया। तो इस कारण से नाना साहब भी 1857 के विद्रोह में आ गए। उन्होंने कई बार पेंशन बढ़ाने की, पेंशन देने की मांग की, लेकिन उन्होंने पेंशन नहीं दिया। इस कारण से वह भी 1857 के विद्रोहियों के साथ मिले और विद्रोह में सम्मिलित हुए। अब 1854 में अंग्रेजों ने एक इनाम कमीशन का गठन किया। इसके तहत 35,000 जमींदारों की जमींदारी की जांच की और उनमें से 20,000 जमींदारों की जमींदारी को जब्त कर लिया, जिससे बहुत सारे जमींदार बेरोजगार हो गए। अब उनको कोई छोटा काम करने में शर्म महसूस होता था, क्योंकि अभी तक समाज में प्रतिष्ठित रूप से जीवन यापन किए, अब उसी समाज में उनको काम करने से शर्म लगता था। इस कारण से भी जब विद्रोहियों ने विद्रोह करना प्रारंभ किया तो वो विद्रोहियों के साथ सम्मिलित हो गए। विद्रोह के आर्थिक कारणों की हम चर्चा करेंगे और सर्वप्रथम हम देखेंगे कि एक पूंजीवादी देश अगर भारत पे आया तो उसने किस प्रकार से हमारे भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन किया और उस भू राजस्व व्यवस्था के परिवर्तन के कारण किस प्रकार से हमारे किसान, दस्तकार और बुनकर महाजनों के कर्ज के चंगुल में फंस गए और उनके दुर्दिन शुरू हो गए। सर्वप्रथम हम इसकी चर्चा प्लासी के युद्ध से करते हैं। प्लासी 1757, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को बहुत सारी संपदा प्राप्त हुई और बंगाल में कठपुतली शासक बैठाने में इनको मदद मिली। लेकिन
64। बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध में इन्हें विजय मिली और इन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इलाहाबाद की संधि के तहत इन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1765 से 1772 में इन्होंने द्वैत शासन का प्रारंभ किया। इसके तहत प्रति वर्ष अधिकाधिक बोलने वाले लोगों को राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया। इससे अंतहीन किसानों का अंतहीन शोषण प्रारंभ हो गया। बिहार, बंगाल में मोहम्मद रजा खान, रजा खान को दीवान बना दिया गया। बिहार में सीताब राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ, राय दुर्लभ को दीवान बना दिया गया। इन लोगों ने 1765 से 1772 के दौरान किसानों पे अत्यधिक अत्याचार करके कर की वसूली किया। के.एम. पडिक्कर 1770 में अकाल पड़ा, जिसमें 1/3 बंगाल की 1/3 जनसंख्या काल कलगित हो गई। फिर भी इन लोगों ने अगले वर्ष कर में कटौती न करते हुए कर में वृद्धि 10% वृद्धि कर दिया। के.एम. पडिक्कर एक इतिहासकार हैं। के.एम. पडिक्कर महोदय ने 1765 और 1772 के शासनकाल को डाकुओं का राज कहा। पर्सिवल स्पीयर ने बेशर्मी और लूट का काल कहा। पर्सिवल स्पीयर ने क्या कहा? बेशर्मी और लूट का काल, डाकुओं का राज। डाकुओं का राज। पर्सिवल स्पीयर ने क्या कहा? बेशर्मी और लूट का काल। बेशर्मी और लूट का काल। आर्थिक इतिहासकार रजनी पामदत्त ने आज के भारत में लिखा है कि अधिप्लासी की लूट का माल और भारत की संपदा इंग्लैंड की ओर उन्मुख न हुई होती तो मैनचेस्टर, पेंसिल्वेनिया, लंकाशायर की सूते मिलें नष्ट हो जाती और जेम्स वार्ड, अर्काराइट, कार्टराइट, क्रॉम्पटन जैसे आविष्कारों के आविष्कार को समुद्र में फेंक दिया जाता। मतलब भारत की संपदा से इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई, प्लासी की लूट। अब इसके बाद हमको ये देखना है 1773 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कर दिया। 19% पे अस्थायी बंदोबस्त, जिसमें जमीन अस्थायी बंदोबस्त कर दिया, जिसमें जमींदारों को भूमि का स्वामित्व स्वीकार कर लिया गया। 51% रैयतवाड़ी, जिसमें वह रैयतों से डायरेक्ट कर वसूली का प्रावधान किया, और 30% महालवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, जिसमें एक महल या एक ग्राम समुदाय से इन्होंने टैक्स वसूली का एक इकाई माना। इसमें जमींदारों को टैक्स वसूली के लिए एक इकाई माना, और इसमें जमींदारों को माना, और इसमें
इसमें किसानों को माना, रैयतवाड़ी में किसानों से डायरेक्ट वसूली का इसमें अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया और जमींदारों को भू स्वामी मान लिया गया और उनसे टैक्स वसूली प्रारंभ किया गया। और महालवाड़ी महाल यानी एक गांव को एक इकाई के रूप में माना गया और उससे टैक्स वसूली का प्रावधान किया गया। पहली बार भारत में, इससे पहले जो भी कर दिया जाता था उपज के अंश के रूप में कर देना होता था। और पहली बार एक पूंजीवादी देश आया, उसने कर को नगद लेना शुरू कर दिया, नगद रुपए के रूप में। मान लीजिए किसी किसान के पास 10 बीघा जमीन है, अगर उसमें 100 केजी उत्पादन होता है तो उत्पादन के रूप में उसको कर देना होता था। मान लीजिए 30 केजी, 30%, 40% या मैक्सिमम 50% कर के रूप में देना पड़ता था। सूखा पड़े, बाढ़ आए, अकाल पड़े तो कर स्वतः माफ हो जाते थे, क्योंकि उपज के रूप में, उपज के अंश के रूप में उनको कर देना पड़ता था। लेकिन अंग्रेजों ने उस व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, मान लीजिए किसी किसान के पास 10 बीघा है, प्रति बीघा 50 रुपए टैक्स अगर निर्धारित कर दिया, नगद निर्धारित कर दिया, और 10 बीघा माने 500 रुपया उनको प्रति वर्ष, चाहे सूखा पड़े, चाहे अकाल पड़े, चाहे कुछ भी हो, कोई भी परिस्थितियां हो, इन्हें प्रति वर्ष 500 रुपए टैक्स निश्चित है ससमय देना ही पड़ता था। इस कारण से किसान महाजनों के चंगुल में फंस गए। किसानों को महाजनों से टैक्स लेना, कर उधार लेना पड़ा और ऊंची ऊंची दरों पे उधार लेना पड़ा। जो किसान फसल उत्पादन होने पे तुरंत अपना बाजार जा करके वस्तुओं को बेच देता था और टैक्स के रूप में जमा करता था और अपनी आवश्यकताओं के लिए थोड़ा सा ही बचाता था, लेकिन 6 महीने बाद उसकी अपनी आवश्यकताओं के लिए पुनः वही अनाज खरीदना पड़ता था, तो उनको दूने दाम पे खरीदना पड़ा। इस प्रकार सारे किसान गरीब और दुर्दिन उनकी प्रारंभ हो गए। इसी प्रकार चारागाह और जंगल, पहले चारागाह, पशुओं को चराने के लिए चारागाह पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दे होता था और जंगल से अपनी किसान और जनजाति अपनी जरूरत की सारी वस्तुएं ले आते थे। उस पर उनको कभी भी कोई भी टैक्स नहीं, किसी भी शासन काल में जंगल के उत्पादों पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। पहली बार एक पूंजीवादी देश जिसका शासन भारत में हुआ, उसने चारागाह और जंगलों को औपनिवेशिक दायरे में लाया और उस पर भी टैक्स लगा दिया। इससे गरीब किसान, जनता और जनजाति बहुत ही परेशान हो गए और इन्होंने क्या किया, नील का उत्पादन करना शुरू कर, नगदी फसलों का। यूरोप में, ब्रिटेन में औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया और वहाँ की फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल का उत्पादन, कच्चे माल की आवश्यकता थी, जिसको उन्होंने भारत में उत्पादन करके वहाँ कच्चा माल भेजना और वहाँ से तैयार माल भारत में आना शुरू हो गया। नील, कच्चा रेशम, अफीम, कपास, इनका उत्पादन शुरू कर दिया और इन कच्चे मालों को इंग्लैंड भेजना। इससे जो है खाद्य फसलों का उत्पादन घटा, जिससे भारत में बहुत बड़े बड़े अकाल पड़े। और इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने 1812 में बरेली में एक सत्र में 74 लाख से अधिक, 74,13,000 कुछ 88 समथिंग अमाउंट है, मतलब पिछले साल से इतना अधिक कर और समय से पहले 10 माह में इकट्ठा कर लिया। यानी ये किस प्रकार से इकट्ठा किया गया, यानी किसानों को डंडे के बल पर इकट्ठा किया गया। इसी प्रकार एक कलेक्टर ने अंग्रेज सरकार को लिखा कि हमारे प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ, घास के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां से पत्र आया कि घास अच्छी चीजें हैं, उसे ही उपजा करके, इसे ही बेच करके टैक्स वसूलिए। मतलब
टैक्स हर हाल में उन्हें चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, अकाल पड़ जाए या कोई भी पड़ जाए। इस प्रकार से हमारे देश के सारे भी किसान, बुनकर, दस्तकार सारे त्रस्त थे। अब जो हमारा देश निर्यातक देश था उसे आयातक देश बना दिया गया। बड़ी बड़ी वहां से आए लोग, वहां से यहाँ पे सामान बेचने के लिए आए, बहुत सारे उद्योगपति भारत में एंट्री किए। अब देखिए, कार्ल मार्क्स ने 1853 में लिखा था कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय कमर को तोड़ दिया और फिर भारत को एक ऐसा मोड़ दिया कि सूती कपड़े की मातृभूमि को ही सूती कपड़े से भर दिया गया। इस प्रकार भारत जो निर्यात सूती कपड़े का वर्षों से निर्यात करता था, उसको सूती कपड़े से ही भर दिया। सूती कपड़ा उद्योग को नाश होने से कृषि पर बोझ बढ़ गया और अंततः देश अकिंचन माने गरीब होता चला गया। किस प्रकार से अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण किया उस पे हम कभी अन्य से बना देंगे। इसमें हम विद्रोह के सामाजिक एवं धार्मिक कारणों की चर्चा करेंगे। विलियम बेंटिंक और डलहौजी के समय हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, जैसे सती प्रथा। बेंटिंक के समय में सती, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय सती प्रथा, इसको हम विस्तार से बताते हैं। सती प्रथा, सती प्रथा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में नियम 17, नियम 17 द्वारा, इसको रोमन में 17 कहते हैं। एक बार हिस्ट्री के पेपर में आ गया था रोमन में 17, तो बहुत सारे लोगों ने 17 नहीं लिख पाए थे, नहीं जानकारी, उन्होंने गलत मार दिए थे। इसलिए ध्यान दें, नियम 17 द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। किस सन में? 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। सती प्रथा तत्कालीन समाज, जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो तत्कालीन समाज और परिस्थितियों के अनुसार ही हम अध्ययन करेंगे। तत्कालीन समय में भारतीयों ने इस एक्ट का विरोध किया, जिसमें राधाकांत देव ने धर्म सभा का गठन करके सती प्रथा का समर्थन किया। यहाँ तक कि बाद में समय में तिलक जैसे प्रगतिशील नेता ने भी सती प्रथा का, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा का विरोध किया। उनका मत, उन्होंने सती प्रथा का नहीं विरोध किया, उनका ये मत था कि अंग्रेज हमारी सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप न करे। हम सक्षम हैं कि अपनी समाज में सुधार कार्यक्रम हम लागू कर सकते हैं। अंग्रेज हमारे मामलों में या हमारे धार्मिक या सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। ये तिलक का ही पक्ष था। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में नियम 17 द्वारा 1929 में इस प्रथा का अंत किया गया। एलनबरो के दास प्रथा, दास प्रथा 1843 में एलनबरो के समय दासों के खरीद बिक्री और व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। और लॉर्ड हार्डिंग नर बलि पर, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा नर बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विधवा पुनर्विवाह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह,
विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह नियम 15 द्वारा कैनिंग के समय में, किसके समय में? कैनिंग। तत्कालीन समाज में विधवाओं का पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था, जिस कारण से सती प्रथा, दास प्रथा और ये सब उस समय आज की परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं या हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके अनुसार, आज की व्यवस्था के अनुसार प्रगतिशाली कदम था, लेकिन तत्कालीन भारतीय समाज में बहुत सारे इसका विरोध भी किया लोगों ने। कन्यावध, पहले क्या होता था? कन्या होता था, उसकी क्या होता था? हत्या कर दी जाती थी। तो सर जॉन शोर और वेलेजली ने इस कन्यावध की प्रथा को भी समाप्त किया। इस प्रकार से सामाजिक नियमों में परिवर्तन करके उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन करने का प्रयास किया। दूसरा, ईसाई मिशनरियों, ईसाई में 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी गई। 1837 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिससे तकरीबन 8 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। इससे अनाथ हुए लोगों को ईसाई मिशनरियों ने ईसाई बनाने का प्रयास किया और बहुत सारे लोगों को ईसाई बनाया। इस कारण से इनके धर्म परिवर्तन संबंधी उत्साह के कारण बहुत सारे लोगों को यह संदेह हुआ कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाना चाह रहे हैं। बहुत सारे काम उन्होंने किया, जिसके कारण उन्हें लगा ईसाई मिशनरियों को जेलों में भेज करके, सैनिकों के कैंप में भेज करके उनको प्रचार करा, जिससे सैनिकों में ये संदेह पैदा हुआ कि अंग्रेज हमारे धर्म को नष्ट करके हमें ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कारागार में बंदी क्या करते थे? अपने बर्तन स्वयं लाते थे और उस पर रोक लगा दी गई तथा उन्हें कैदियों को गैर ब्राह्मण, पहले भोजन क्या बना, ये ब्राह्मण बनाता था और सारे कैदी खाते थे। अब क्या उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या परिवर्तन किया? गैर ब्राह्मणों से भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया, जिससे कैदियों को लगा कि उन्हें ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 1850 में एक अधिनियम आया, लैक्स लोकी अधिनियम या धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, या इसे लैक्स लोकी अधिनियम कहें। इस अधिनियम के तहत पहले क्या था, कोई अगर हिंदू या मुस्लिम ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता था तो उसे उसके पैतृक संपत्ति में अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। तो अंग्रेजों ने एक अधिनियम लाया, लैक्स लोकी या रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। इसके तहत उन्होंने क्या किया, कोई भी व्यक्ति अगर ईसाई धर्म अपनाता था तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता था। इससे भी भारतीयों को लगा कि ईसाई एक सुनियोजित तरीके से, अंग्रेज एक सुनियोजित तरीके से हमें ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे और तार व्यवस्था की स्थापना जैसे कामों से भी लोगों को यह समझ में आया कि अंग्रेज जादू टोना के जरिए या गोरे जादूगर हमें लोहे की जंजीरों से बांधना चाहते हैं। यह भी एक हुआ। जैसे समुद्र पार करके कोई सैनिक अगर समुद्र पार करके विदेश बाहर या बर्मा युद्ध में जाता था तो उसे धर्म नष्ट घोषित कर दिया जाता था। एक उदाहरण, एक सीताराम नामक एक सिपाही था, उसे अफगानिस्तान में युद्ध के लिए भेजा गया। जब वह युद्ध से वापस आया तो उसे गांव में जात बाहर घोषित कर दिया गया, यहाँ तक कि उसे अपने बैरक में भी जात बाहर घोषित कर दिया गया। यानी कि कंपनी की इज्जत की नौकरी भी उसे समाज में कोई स्थान नहीं दिला सकता। समाज इतना शक्तिशाली था तत्कालीन समय में।
अब देखिए, इन सब कारणों से भारतीय समाज में पूरी तरह से असंतोष फैला था, जिसके कारण भारतीयों के मन में पनप रहे आक्रोश 1857 में विद्रोह के रूप में उभरा। अब हम सैनिक कारणों की अध्ययन करेंगे। सैनिक कारण, अब हम सैनिक कारण के लिए पार्ट 2 में, फर्स्ट पार्ट में हम राजनीतिक कारण देखेंगे, आर्थिक कारण देखेंगे और सामाजिक कारण देखेंगे। पार्ट 2 में हम राजनीतिक कारण पे हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।